बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। एबनॉर्मल साइकोलॉजी, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। साइकोलॉजी की एक ब्रांच है जिसका नाम है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, जो फोकस करती है स्टडी ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। कोई भी शख्स जो नॉर्मल से हट के एबनॉर्मल वे में बिहेव कर रहा है और उसके थॉट्स हैं, उसके इमोशंस हैं, उसको स्टडी किया जाता है। और तीन चीज़ें बेसिकली इसमें देखी जाती हैं कि एबनॉर्मल बिहेवियर के काजेज़ क्या हैं, क्यों हुआ, सिम्टम्स क्या हैं, अलामात देखी जाती हैं कौन कौन सी हैं, ताकि हमें पता चले देख के कि ये फ़र्द नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। वो देखेंगे कि कौन से होते हैं और फिर उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। आइडेंटिफाई हो गया कि फ़लाँ शख्स एबनॉर्मल वे में बिहेव कर रहा है, तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी उसके बाद ट्रीटमेंट भी बताती है, ऑप्शंस क्या हैं। और ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर या थॉट्स या इमोशंस, ये सिवियर भी हो सकते हैं, परसिस्टेंट भी हो सकते हैं और ये डिसरप्टिव भी हो सकते हैं, और ये सारे लेके जाते हैं किसी भी फ़र्द को मेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ। अच्छा, ये जो कंसर्न करती है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, इसमें क्लासिफिकेशन इसकी क्या है और मेंटल डिसऑर्डर्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है और कैसे डायग्नोज किया जाता है, इसको डिस्कस करती है। यानी इसके डायग्नोस्टिक टूल्स क्या हैं जो इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये बेसिकली एक स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क जो है वो बताती है, प्रोवाइड करती है, ताकि मेंटल डिसऑर्डर्स को सही तरीके से डायग्नोज किया जा सके, तशख़ीस की जा सके। और फिर तशख़ीस के बाद जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं पूरी दुनिया में, वो फिर उसकी ट्रीटमेंट या उनकी गाइडेंस, काउंसलिंग बच्चे की या किसी भी फ़र्द की, वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जो कॉजेज़ हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी में, मेंटल डिसऑर्डर जो हो सकते हैं या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, वो कितनी तरह के हैं। देखिए, नंबर 1 पे बायोलॉजिकल आता है और फिर साइकोलॉजिकल है और उसके बाद सोशल फैक्टर्स हैं। ये तीनों तरह के जो है कंट्रीब्यूट करते हैं कि जिससे मेंटल डिसऑर्डर्स डेवलप कर रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं या बन रहे होते हैं, और कोई भी फ़र्द मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार हो रहा होता है, तो उसके पीछे बुनियादी तौर पर ये तीन चीज़ें होती हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं और सोशल फैक्टर्स होते हैं। मेंटल डिसऑर्डर्स जो है वो जेनेटिकली भी होते हैं, यानी पेरेंट्स को था तो वो ट्रांसफ़र हो गया और वो आगे बच्चों तक मुंतकिल हो गया। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है और बाइपोलर डिसऑर्डर है, ये भी ट्रांसफ़र हो सकता है जेनेटिकली। इसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, ये भी हो सकता है कि मेंटल डिसऑर्डर की तरफ लेके जाएं, जिसमें चाइल्डहुड ट्रॉमा है, बच्चे को बचपन में ही कोई ऐसा ट्रॉमा मिला, कोई ऐसी सिचुएशन मिली कि जिससे मेंटल डिसऑर्डर्स जो है वो डेवलप हो गए। अब हम देखेंगे कि इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, या मेंटल डिसऑर्डर्स को कैसे मैनेज किया जा सकता है, मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो बहुत सारी इंटरवेंशंस हैं जो की जा सकती हैं इन सिम्टम्स को एड्रेस करने के लिए जो मेंटल डिसऑर्डर्स के हैं, और ओवरऑल फंक्शनिंग को बेहतर बनाने के लिए। तो ट्रीटमेंट अप्रोचेस जो है ये डिपेंड करती हैं स्पेसिफिक डिसऑर्डर पे, नेचर ऑफ स्पेसिफिक डिसऑर्डर, और इंडिविजुअल्स की नीड्स और प्रेफरेंसेस ये देखी जाती है, यानी उसकी पूरी हिस्ट्री ली जाती है। उस बेस पे फिर ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अच्छा, इसमें एक जो सबसे अहम तरीन एक इशू है वो है कि बहुत सारे स्टिग्मा एसोसिएट होते हैं मेंटल इलनेस। हम कोई भी बीमारी आए तो उसका इलाज हर शख्स जो है वो डॉक्टर के पास जाता है, बताता है और ट्रीटमेंट करवाता है। इसमें कोई आर नहीं समझी जाती, कोई उज़र नहीं समझा जाता, कोई इंसल्ट नहीं समझी जाती, जबकि एक स्टिग्मा एसोसिएटेड है मेंटल इलनेस के साथ। कि किसी को भी अगर कहें कि इसको मेंटल डिसऑर्डर है या मेंटल इलनेस का शिकार है कोई फ़र्द, तो इसको बहुत ही अजीब-व-गरीब समझा जाता है मुख्तलिफ़ माशरों में, आलमोस्ट हर जगह पे। तो मोस्टली मिसअंडरस्टूड किया जाता है। हालांकि अगर इसको समझा जाए और ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है इसके ऊपर गौर किया जाए और हेल्प जो है वो हासिल की जाए, काउंसलिंग जो है वो प्रोवाइड की जाए ऐसे शख्स को,
तो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है वो अडॉप्ट किए जा सकते हैं। इसी तरीके से एबनॉर्मल साइकोलॉजी इस स्टिग्मा को जो एसोसिएटेड है इस मेंटल इलनेस कंडीशन से, जहाँ पे लोग बहुत ही अजीब समझते हैं, डिस्कस नहीं करना चाहते, तो इसके हवाले से अवेयरनेस प्रोवाइड करती है, अवेयरनेस को इंक्रीज़ करती है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी मेंटल इलनेस की अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाती है और पॉजिटिव एटीट्यूड्स और बिलीव्स जो हैं वो प्रमोट करती है रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। तो ये एबनॉर्मल साइकोलॉजी जो है बेसिकली इस तरफ भी अपना काम करती है। तो ये ब्रॉड फील्ड है जिसमें मेंटल डिसऑर्डर्स, कंडीशंस, इस तरह की बहुत सारी इसमें आती हैं जिसको डील किया जाता है एबनॉर्मल साइकोलॉजी में, जिसमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स शामिल हैं, जिसमें मूड डिसऑर्डर्स शामिल हैं, जिसमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स शामिल हैं और जिसमें साइकोटिक डिसऑर्डर्स शामिल हैं। सबसे अहम बात जो इसमें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि बाज़ औक़ात किसी भी फ़र्द को एक्सेसिव जो है परसिस्टेंट फेयर होता है, इसी तरीके से वरी, परेशानी होती है, एंग्जाइटी होती है और ये चीज़ उसकी डेली फंक्शनिंग को मुतासिर कर रही होती है, यानी रोज़मर्रा कामों को मुतासिर कर रही होती है। तो ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में शामिल होता है। इससे डील करती है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, यानी ये बताती है कि एक फ़र्द को वरी से कैसे निकालना है, एंग्जाइटी से बाहर कैसे लेके आना है ताकि वो अपनी डेली रूटीन और फंक्शनिंग को बेहतर परफॉर्म कर सके। और फिर इसी तरीके से पैनिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उसको कैसे मैनेज करना है, डिफरेंट फोबियाज़ हैं उनको कैसे डील करना है। फिर ओसीडी है जिसका शिकार बहुत सारे लोग होते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, इन पे किस तरीके से आपने इनको हैंडल करना है ये सारा बताती है और सारे शामिल होते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में। इसके बाद मूड डिसऑर्डर्स को भी डील करती है, यानी मूड में जो डिस्टर्बेंस आ जाती है या आपके इमोशन जो है वो बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं, आप इमोशनल हो जाते हैं, तो इसमें डिप्रेशन आ सकती है, इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। फिर इसमें सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर हैं, हर सिचुएशन के मुताबिक, हर मौसम के मुताबिक, वक्त के हवाले से, सर्कमस्टांसेस के हवाले से भी मुख्तलिफ मूड चेंज होते रहते हैं, तो मूड डिसऑर्डर्स को भी डील करती है। इसके बाद है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, यानी इंसान की ओवरऑल पर्सनैलिटी जिसमें उसका बिहेवियर है, उसके थॉट्स हैं, उसके इमोशंस हैं, उसको वो कैसे रेगुलेट करता है, कल्चरल नॉर्म्स क्या हैं, तो ओवरऑल पर्सनैलिटी उसकी कैसे है और कैसे बेहतर बनाई जा सकती है, ये भी एबनॉर्मल साइकोलॉजी इसको डील करती है। जिसमें पर्सनैलिटी के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स ये कैसे होते हैं, इनको कैसे ट्रीट किया जाता है। फिर इसमें आता है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ऐसे अफराद उनको कैसे डील करना है। और फिर नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, ऐसे अफराद जिनको इस तरह का मसला है उनको कैसे डील करना है। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं जिनको डील किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे साइकोटिक डिसऑर्डर्स। तो साइकोटिक डिसऑर्डर्स बेसिकली ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें कोई भी एबनॉर्मल जो फ़र्द है उसका जो बिहेवियर है वो रियलिटी से उसका जो कांटेक्ट है वो कम हो जाता है, ये बिल्कुल कट जाता है, रियलिटी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। जैसे हेलोसिनेशन है, इसमें डिल्यूजन आ जाती है, इसमें डिसऑर्डर्ड थिंकिंग है, इसमें ओवर थिंकिंग है, ये सारे मसाइल हैं, ये आ जाते हैं। इनको कैसे डील करना है, हैंडल करना है, तो ये भी एबनॉर्मल साइकोलॉजी इससे डील करती है। तो आखिर में हम कहेंगे कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी बेसिकली ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है जो फोकस करती है टू स्टडी द एबनॉर्मल बिहेवियर, थॉट्स एंड इमोशंस ऑफ इंडिविजुअल। उसकी काजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स की टाइप्स क्या हैं, और फिर एबनॉर्मल साइकोलॉजी कैसे डायग्नोज करती है मेंटल डिसऑर्डर्स को, और फिर काजेज़ और रिस्क फैक्टर क्या हैं मेंटल डिसऑर्डर्स के, उसको एग्जामिन करती है, और फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं और मेंटल डिसऑर्डर्स को कैसे बेहतर मैनेज किया जा सकता है। तो ये बेसिकली एक फील्ड है जिसमें जो एक स्टिग्मा है एसोसिएटेड विद मेंटल इलनेस,
जिसमें लोग किसी को बताना नहीं चाहते कि उसे मेंटल डिसऑर्डर्स है या मेंटली वो डिस्टर्ब है। तो इस चीज़ के हवाले से वो एजुकेट करती है और लोगों में कॉन्फिडेंस को डेवलप करती है और पॉजिटिव एटीट्यूड और बिलीव्स जो है इसको प्रमोट करती है ताकि ओवरऑल मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाया जा सके। तो ये था एबनॉर्मल साइकोलॉजी के हवाले से टॉपिक जो आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।